नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बहुत सारे विषय, जिनमें से सबसे पहला मुद्दा आज ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। टीचर भर्ती घोटाले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कह रही है कि दीदी जेल जाएंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में 9 साल पहले 25,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई थी। इसे 1 साल पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि भर्ती में अनियमितता हुई है और बाद में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को पूरी तरह टेंटेड और दूषित करार देते हुए भर्ती को ही रद्द कर दिया। 3 महीने के अंदर अंदर नए सिरे से फिर भर्ती करने के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी ये कह रही है कि दीदी तो जेल जाएंगी। इस पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका विजय जी, सुमीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है। आरती टिक्कू जी भी आज हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आपको पॉलिटिकल रिएक्शन सुनाते हैं, कैसे हो रही है तकरार। बीजेपी का रिएक्शन आप सुने। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं। जेल, दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, बहुत ही उन्होंने सख्त लहजे में और जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि अब ममता बनर्जी को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चर्चा को शुरू करती हूं हर्षवर्धन जी। ये वाकई में घोटाला, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है, टेंटेड है, ये दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ना सिर्फ इसे खत्म करने के लिए बल्कि साथ ही साथ ये कह दिया टाइम फ्रेम के साथ कि 3 महीने के अंदर आप पूरी प्रक्रिया फिर से करें, भर्ती करें। देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में तो वो सब कुछ कह चुकी हैं, कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उनका संदेश खाली पर जो व्यवहार था वो भी याद करिए। सीबीआई जांच जब की गई थी तो वो याद कीजिए। सीबीआई को पश्चिम बंगाल में घुसने देना है कि नहीं देना है, कोलकाता पुलिस ने क्या किया था वो याद कीजिए, जब वो वहां के पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पे बैठ गई थी उनके पक्ष में। इस सब के बीच में आया है। और अब तुरंत याद कीजिए कि पार्था चैटर्जी की महिला मित्र के घर से 50 करोड़ रुपए मिले थे नकद, 50 करोड़। अब इस भर्ती को देखिए तो ये 25,735, कुल 26,000 से लगभग इतनी ही वैकेंसी थी। माना यह जा रहा है कि पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के कैडर को स्ट्रेंथन करना था उसके लिए भर्ती की गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा लेकर करवा दिया गया हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट उठाए हैं, OMR शीट होती है, उस पर पूरी तरह से गड़बड़ है। जिसकी रैंक नीचे होनी चाहिए थी वो अचानक ऊपर चला गया, ऊपर की रैंक वाले नीचे चले गए। यानी कुछ इस तरह से था कि कुछ लोग लेकर पेपर बैठे थे, अच्छा उनका ठीक है इतने इतने लोगों को करना है, अच्छा ये नीचे रह गया इसको ऊपर कर देते हैं। इतनी गड़बड़ियां की थी कि कोई रास्ता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कि पूरी की पूरी भर्ती रद्द करे। अब एक तो इस पूरी प्रक्रिया से दिख रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में शासन हो रहा है, एक तो ये देश के सामने आया, लेकिन चर्चा बड़ी कम होती है। वहां दूसरी जो सरकारी नियुक्तियां हुई होंगी, अब तो 11 से 25 आ गया, 14 साल हो गए। इन 14 सालों में उन्होंने जो भी नियुक्ति की होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैडर के अलावा कुछ और किया होगा, इसमें संदेह है। यही वो तंत्र है जो बंगाल के चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में ही गड़बड़ होती है, क्योंकि अंत में तो स्टेट मशीन नहीं लगती। और इस तरह से खुले तौर पर अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पार्टी खड़ा करने का काम किसी ने नहीं किया। यह सच है कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो ममता बनर्जी को त्यागपत्र देना था, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जस्टिस के घर में पैसा मिलता है तो उसका तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, इन शिक्षकों का भी ट्रांसफर कर देते।
अरे भाई, जस्टिस के घर में पैसा मिला है, उस पर तो हम लोग रोज कह ही रहे हैं और कहते रहेंगे, वो जांच में आए ना आए, अब तो सर्वोच्च न्यायालय की साख का सवाल है। लेकिन ये शिक्षकों के ऊपर सवाल नहीं है, ये ममता बनर्जी पे सवाल है। और एक मुख्यमंत्री को दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र में उसको उतारा जा सकता है, ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये तो वैसा ही है ना विजय जी कि आप गलती कर रहे हैं, चोरी है फिर सीना चोरी है, ये और क्या है? ममता बनर्जी जी का एटीट्यूड जो है ये क्या कहता है? देश में पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे ही चलती है। पहले वो मानते नहीं है कि घोटाला किया गया है, घोटाला हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में जो चर्चा हुई कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनकी वहां पर नियुक्ति की गई, उसका फायदा क्या होता है? एक तो कार्यकर्ता उनका हो जाता है और उससे पूरे सिस्टम पर आपकी पकड़ हो जाती है, वो एक बड़ा काम होता है। तो ये दो तरह का घोटाला उसमें है। और जो अनियमितता हुई है वो तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस पर कॉमेंट किया वो इस बात को साफ करता है कि ये सारा घोटाला हुआ। लेकिन क्या उसमें मुख्यमंत्री निजी तौर पर शामिल है, वहाँ पर कौन लोग देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय क्या देख रहा है, वो सब बातें भी आएगी। जेल उनको जाना है कि नहीं जाना है, भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही है अभी तो उनकी सरकार आएगी तब वो जेल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें आती है वहाँ उन्होंने किस किस को जेल भेजा है वो भी हमने देख लिया। और सब सरकारें ऐसे ही करती है। अरविंद केजरीवाल साहब 10 साल तक कांग्रेस के तमाम नेताओं को शीला दीक्षित से लेकर, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें केवल बयानबाजी तक रह जाएगी, कुछ दिनों तक हल्ला हंगामा मोटे तौर पर बयानबाजी रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव के लिए एक ताकत के तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि अब वो बंगाल सरकार के खिलाफ, तृणमूल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकती है। एक बड़ा इशू उनको मिल गया। एक इशू तो वहां पर हिंदू मुस्लिम का चल ही रहा है, जिसका पोलराइजेशन पर लगातार चल रहा है। अभी कल रामनवमी का मैं वही देख रही थी, मैं कुछ और प्रदर्शन भी देख रही थी समीर जी कि पूरे देश में कहीं पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो गया। खैर वो अलग की बात है। लेकिन ये जो मुद्दा है अब किया गया है, करवाया गया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है नहीं है, वो तो आगे की बात है। लेकिन ये घोटाले पर हो रहा घमासान, ये ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, घोटाला हुआ था, ये सबको पता था जब पार्थ चटर्जी के पास इतना पैसा निकला। और सिर्फ एक नहीं है, अगर ममता बनर्जी का आप कार्यकाल देखेंगे 2011 से लेकर जितनी भी नियुक्तियां हुई होगी, चाहे वो नर्सेस की नियुक्तियां हुई हो, चाहे दूसरे सरकारी कर्मचारियों के 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति हुई हो, अगर सबकी जांच होगी तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जब भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं आएगी। लेकिन अब चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, पहले हाईकोर्ट ने मुहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करने के लिए कहता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई, भाई भतीजावाद हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी डिसीजन लेता है कि पूरी 25,000 नौकरियों को निरस्त कर देता है। सिर्फ उसमें एक वो देते कि भाई आपने जो तनख्वाह लिया वो रिटर्न मत करना, और जो दिव्यांग अपॉइंट हुए सिर्फ वो कंटिन्यू करेंगे, हम उनके प्रति थोड़ा वो कर रहे हैं, संवेदनशीलता होनी चाहिए दिखाइए। और बाकी सारा उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के अंदर सारी नियुक्तियां प्रक्रिया अपनाइए। तो मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि बंगाल किस तरह चल रहा है। तो वही ममता बनर्जी है ना, जब विपक्ष में रहती है तो नैनो को आने नहीं देती है प्रदेश में विकास के लिए, और जो मुख्यमंत्री बनती है तो किस तरीके से वो वहां पर कहती है कि भाई बंगाल में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी ऑक्सफोर्ड में उन्होंने कहा था तो उनसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कौन सी बड़ी कंपनी आपके बंगाल में आई है, तो ममता बनर्जी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। हो गई थी वो, बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ममता तीखे सवाल तो नाराज करते ही है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब ये समझ गई है कि अब जैसे अरविंद केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल पूरा एक्सपोज जनता के बीच में हो गया था, वैसे ही ममता बनर्जी का कार्यकाल जनता की नजरों में एक्सपोज हो गया है। अब ममता बनर्जी की जो राजनीतिक गति जो होने वाली है वो अरविंद केजरीवाल के समान होने वाली है। ये बात ठीक है कि मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ बहुत ताकत से जुड़ा है, और उसी को मजबूत बनाए रखने के लिए जो आज हम देख रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ जो बंगाल की कलकत्ता की सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी थी मुस्लिम समुदाय की, वो पूरा स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम था। उन्हें तो कहा गया था कि आप आइए, गाड़ी उपलब्ध किया गई, खाना उपलब्ध किया गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। और ममता इस ताकत को बताना चाहती है और उनको जोड़ना चाहती है कि चुनाव के समय कम से कम आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में मैंने आपका साथ दिया है। लेकिन अब बंगाल की जनता ये समझ रही है कि ममता बनर्जी की राजनीति से केजरीवाल की फ्री। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं समीर जी, ऐसा तो नहीं है ना आरती जी कि इससे पहले ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? हम इसके पिछले चुनाव की भी बात करें, उससे पिछले चुनाव की भी बात करें, तब भी ममता बनर्जी पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। लेकिन क्या हुआ, जनता ने उन्हें चुना।
पिछली मर्तबा आप देखें या अभी हम कुछ महीनों पहले की घटना डॉक्टर के साथ जिस तरीके का बर्बर व्यवहार हुआ था और फिर मेडिकल सिस्टम के अंदर जितनी अनियमितताएं थी उसे लेकर भी ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, वो भी हम नहीं भूले। अब जनता कितना याद रखती है वो अलग बात है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट हम तो याद रखते ही हैं। अब जो तस्वीर सामने आ रही है घोटाले की, पहले हाईकोर्ट को आप जो मर्जी आए कह दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी तो आप उंगली नहीं उठा सकते ना। देखिए मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ मुद्दा मिला। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 10 साल में कई सारे मुद्दे खड़े हुए और हर बार बीजेपी की यही होता था कि प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा, ममता बनर्जी जेल जाएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अंत में जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में होती है तो ममता बनर्जी की जो पकड़ है वो ऐसे घोटालों की वजह से हो या पोलराइजेशन की वजह से हो, उनकी पकड़ जो वेस्ट बंगाल पे है वो बहुत मजबूत है। और मुझे नहीं लगता है जो हमने बर्बरता, आपने डॉक्टर वाला केस उठाया, आरजी कार वाला केस, वो इतना बड़ा इशू था। और यहाँ जबकि अगर आप देखें 25,000 26,000 जॉब्स है, ये भी जो है ममता बनर्जी के फेवर में ही जाएंगे क्योंकि 26,000 लोग और उनकी फैमिलीज तो सड़कों पे उतर आएंगी अपने आप को बचाने के लिए और ममता बनर्जी को बचाने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है ये गलतफहमी। जी, ये 25,000 फेवर में आएंगे तो 26 लाख जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो भी तो विरोध करेंगे ना कि उनकी मेरिट के खिलाफ गया है मामला। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप आरजी कार का केस लीजिए, संदेश खाली का केस लीजिए, संदेश खाली का केस देख लीजिए, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा मामला था, लोग दोनों तरफ से थे। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि वो ऑलमोस्ट अनकंटेस्टेड लीडर है वेस्ट बंगाल की। बीजेपी की प्रॉब्लम शायद ये भी है कि उनके पास कोई ऐसा स्ट्रांग चेहरा नहीं है वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि एक स्ट्रांग राइवल ममता बनर्जी के कोशिश तो बहुत हुई। शुभेंदु अधिकारी भी तो खड़े वैसे ही हुए ना, ठीक है, उन्हीं के पार्टी के से निकल कर फिर उनके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन ताकत तो उन्होंने भी पुरजोर लगाई। लेकिन लेकिन महिला चीफ मिनिस्टर, महिला लीडर, वो एक एडेड एडवांटेज ममता बनर्जी हमेशा लेती है। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल जो अपने आप को शक्ति का, माँ काली का, दुर्गा का, उनका जो कल्चर है उसमें महिला की जो जगह है, उस वजह से ममता बनर्जी की ऑटोमेटिकली महिलाएं उनके साथ हो जाती हैं। वोट बैंक पे एक छत्र राज्य जो है ममता बनर्जी का, 25% का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक पे एक छत्र राज्य ममता बनर्जी का। बिल्कुल, तो सिर्फ महिलाएं नहीं है, हाँ महिलाएं नहीं है, 30%, 25%, 30% मुस्लिम वोट बैंक, उसमें इलीगल जो इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है बांग्लादेश से भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले कितने घोटाले आ जाएं सामने, कुछ एडेड एडवांटेज ममता बनर्जी के साथ है और इसकी कार्ड बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। लेकिन मैं अगर फिर इस हर्षवर्धन जी इस घोटाले के ऊपर आऊं, क्या परिस्थिति ऐसी, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, ये हम सवाल उठा दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई जेल चला जाए ऐसे, हालांकि पिछले कुछ टाइम में हम ये कह सकते हैं ऐसे कुछ घटनाएं सामने आई। अरविंद केजरीवाल का हम नाम ले लें, हेमंत सोरेन का हम नाम ले लें, हालांकि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या ममता बनर्जी की स्थिति आ सकती है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है इतनी तल्ख सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद? देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी में कहीं भी उस तरफ इशारा नहीं है कि ममता बनर्जी जेल कोई आरोप नहीं है। और कमाल की बात यह है कि पार्था चटर्जी जेल गए, इस्तीफा दिया, उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी तक उसकी आंच नहीं पहुंची। संदेश खाली में इतने लंबे समय तक उनका आदमी वो घूमता रहा, सरकार उसको अपने एक तरह से मेहमान की तरह करती रही। कोलकाता उच्च न्यायालय ने क्या क्या किया, फिर भी वो मजे से रहा। उसके बाद भी आप देखिए लगातार जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें ममता बनर्जी पर कोई आंच नहीं आ रही। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर यहां बड़ी गलती कर रही है। जब तक ममता बनर्जी की इमेज को कोई दंड सीधे नहीं पहुंचता, वो हत्यारी सरकार है, वहां खूब हत्याएं हो रही हैं, गोली चल रही, ये सब बहुत पुरानी बात हो गई। और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन में भी यही होता रहा, उससे 1 डिग्री आगे ममता बनर्जी चली गई। वो सब उन्होंने सिंडिकेट कल्चर को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अभी आप सोचिए, ममता बनर्जी सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा का तंज नहीं करती हैं, वो इस फैसले को जब हाईकोर्ट ने कहा तो उनका कि हम नहीं मानेंगे,
मुख्यमंत्री क्या बोलता है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, फिर अगली लाइन में वो कहती है हमारे पास विकल्प है, हम वहां जाएंगे। अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी उन्होंने बोला, और एक बात उन्होंने और कही है जो अभी आरती ने कहा, अभी समीर जी भी उसी की बात कर रहे थे, 26,000 लोगों को ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम आपकी चिंता करेंगे। आप जरा इसको समझिए, चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, उच्च न्यायालय से लगातार सामने आया, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी, वो करें हम आपकी चिंता करें। अब मुश्किल क्या होती है कि जिनको लाभ मिल गया है वो सड़क पर लड़ने के लिए खड़े होते हैं। जो 23 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं वो तो अब रास्ता खोजेंगे ना कि हमारा भी कुछ जुगाड़ लगे और हम भी इसमें भर्ती में शामिल हो जाए, कोई प्रशांत किशोर मिल जाए वहां। हाँ, वो क्या उस तरह से लड़ेंगे। और मुझे लगता है बीजेपी को अपनी रणनीति को सोचना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत खतरनाक स्थिति है। अर्जुन सिंह इधर आते हैं, लौट के चले जाते हैं। 12 विधायक अब तक अलग अलग पार्टियों के वो ममता बनर्जी के साथ जा चुके हैं। वहां लोग कहते हैं कि रात में कोई सोता है और सुबह जब उठता है तो ममता बनर्जी या उनके लोगों का अगर फोन आ गया तो उसकी निष्ठा बदल जाती। तो बीजेपी को बहुत रणनीतिक तौर पर सोचना होगा। और एक बात तो पिछले चुनाव के वक्त भी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं, अगर राष्ट्रपति शासन में चुनाव नहीं होता है तो एडवांटेज ममता बनर्जी होगा ही होगा। लेकिन क्या ये करने का साहस बीजेपी करेगी, इसका जवाब है नहीं। अच्छा, मैं यही अभी स्क्रॉल करते हुए मैं पश्चिम बंगाल की और खबरें देख रही थी, उसमें से एक खबर ये भी है विजय जी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया, रामनवमी पर रोक लगा दी गई। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि उनका जो अपना एक पॉलिटिकल वोट बैंक है, जो उनका अपनी ताकत है, वो उसको कैसे बना कर रख सके। उसी का जिक्र मैं कर रहा था ना कि अभी कल रामनवमी है, तो वो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी वहाँ पर लगातार चलती रहती है और उसका मौका भारतीय जनता पार्टी भी देती है। आप रामनवमी पर जितना ज़्यादा शोर जैसे शुभेंदु जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो उसका रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है ना एक तरह से। जो मायावती ममता जी कर रही है उसका रिवर्स पोलराइजेशन शुभेंदु जी कर रहे हैं, और यदि आप उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनको यूनाइट करने में, कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है। और जब हम ये कहें कि जादवपुर में रोक लगा दी, तो ये वैसी की वैसी बात है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाती है। तो या तो उसको आप एक तरह से देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के तौर पे, या पॉलिटिकल डिसीजन की तरह से। मोटे तौर पे पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे पश्चिम बंगाल में हो। मगर ये समझना कि अभी तो वैसे कुछ चर्चा चल रही है, मैं कल ही कोलकाता बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद या नेता जो हैं वो वापस वहाँ पहुँच सकते हैं ममता जी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर मत मानिए। आप सोचिए, जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 3 से 77 पर पहुंच गई है, उसका एक बड़ा वोट बैंक वहां पर हो गया है, तैयार तो हो चुका है। तैयार हो चुका है। तो अब उसको एक नेक्स्ट लीप करना है, नेक्स्ट जंप करना है। तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है, मुश्किल जरूर है। और जिस तरह से वहां पर सरकार के खिलाफ भी माहौल बन रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी रणनीति में कोई बदलाव करके, मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगता है। मतलब मुश्किल है ममता बनर्जी को हराना और ये सब करना। दिल्ली में भी हम जो देख रहे थे कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही थी, ये एक समय तो ऐसा था ही ना जब ये कहा जाता है कि बीजेपी से दिल्ली बस क्रैक नहीं हो रही, दिल्ली बस क्रैक नहीं हो रही। हाँ, यहाँ भी चेहरा नहीं था, लेकिन बिना चेहरे के भी केजरीवाल जी गए। आजकल वो पंजाब ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल की छवि पे सबसे बड़ा डेंट पड़ा। शीश महल वाला लेकिन दिल्ली में इशू जो बीजेपी के है, लिए उसकी पोलराइजेशन, वजह से- दिल्ली में नहीं, बीजेपी के लेकिन लिए ये जो बात पोलराइजेशन इशू आरती नहीं जी था। कह रही है, ये बड़ी बात है कि वहां पे उनकी कि कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, कट्टर ईमानदार आदमी हैं, उनकी छवि पर सबसे बड़ा डेंट था कि वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, शराब घोटाला हो सकता है। ममता बनर्जी के साथ भी तो ये था, सूती साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, अभी बहुत भी। ईमानदार अभी भी- है, अभी भी- राजनीति में ईमानदारी अभी भी- सुचिता ममता अभी बनर्जी अभी भी image पहनती है, अभी है। भी। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी के इसमें कोई करप्शन डेंट हुआ, नहीं है, कोई इतनी डेंट- खबरें आने के बाद भी कोई डेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके साथ सारी महिलाएं, सारे मुस्लिम वोट बैंक खड़ा हो जाता है नहीं, कि ऐसा- वो हमारी दीदी है। आरती, अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी टाइम चुनाव में जो होगा अरविंद तब तक केजरीवाल के साथ जो लग रहा था पहले 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, चुनाव आते आते कैसी परिस्थितियां बदली। बंगाल में भी यही होने वाला है। अरविंद जी ने भी एक ममता साइड के बड़ी साथ वाली शर्ट सिर्फ पहनना तो कट्टर नहीं छोड़ा मुसलमान था। व्यक्ति खड़ा रहेगा। नहीं, वो छोड़ा आप नहीं, लेकिन देखियो, डेंट पड़ ना गया महिला था, रहेगी शीश ना महल युवा की वर्ग वजह से। रहेगा। भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस भरोसे के साथ बंगाल की राजनीति में आई थी, वह बंगाल की जनता ने से अब ममता बनर्जी का दूर हो चुका है। और यह तय है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के साथ सिर्फ कट्टर मुसलमान वोट बैंक जुड़ा रहेगा। बाकी जिसे विकास चाहिए, जिसे सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए ना। आरजीएल मेडिकल के बाद कौन ममता
ममता बनर्जी की सुरक्षा के ऊपर भरोसा करेगा। तो ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान दे रही है कि वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं सरकार बना लूंगी, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी की स्थिति राजनीतिक अब दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। जनता को ये बात समझाना या समझना इतना मुश्किल होता है हर्षवर्धन जी कि भाई अगर कोई नियुक्ति हो रही है, कहीं कोई भर्ती हो रही है, उसमें जाहिर तौर पर भले ही चीफ मिनिस्टर का नाम ना हो, लेकिन सिस्टम तो उनका है ना, सरकार तो उनकी है, प्रशासन तो उनका है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीएम को पता ही ना चले कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है, उनके प्रशासन में क्या हो रहा है, कहां चूक हो रही है। नहीं, देखिए सिर्फ इस मसले पे नहीं, और हम लोग आरजी कार वाले मामले में बहुत जिसको कहें कि लंबी चर्चा की थी हम लोगों ने, और बार बार हम लोग एक बात पर जोर दे रहे थे कि ये एक हत्या, एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म उस घटना के तौर पर इसे मत देखिए। सिर्फ ये पूरे पश्चिम बंगाल में जो मेडिकल कॉलेजेस में दवा का, इक्विपमेंट का, हो सकता है कि उसमें, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई और रैकेट भी हो, उन सब का ये मामला लगता है। ये सामान्य मसला नहीं था। ममता जी जिस तरह से उस प्रिंसिपल को बचाने में लगी थी, हर कोई जानता है, लेकिन होता क्या है कि पब्लिक के मन में जब तक एक बड़ा वर्ग लाभार्थी होता है, और जब मैं कोलकाता इधर चूंकि लगातार कई बार जाना हुआ, जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि चर्चा कम होती है। ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसी करीब 1 दर्जन योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें महिला, युवा, गरीब, अलग अलग सेगमेंट के लिए, जिसको कुछ न कुछ वो दे रही और फायदा मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है। तो अब वो नहीं देखता उधर। हाँ, आप किसी समझदार व्यक्ति से बात करेंगे, कलकत्ता से किसी भी कारोबारी से बात करेंगे, वो हो सकता है टीएमसी का होगा, तो कहेगा कि ये शहर देख के आपको नहीं लगता कि मुर्दा हो गया है, ये शहर देख के आपको नहीं लगता कि लंदन के मुकाबले अंग्रेज खड़ा करने के लिए बना गए थे, और देखिए आज हम कहां खड़े हैं। वहां आपको पुरानी बिल्डिंग करके कहेंगे कि देखिए आप इसका कल्चर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वहां न तो कारोबार है, न लोग रहना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो जो कल्चर था, जिसको हम ट्रेड यूनियन कल्चर कहते हैं, बड़ी सी इमारत है, उसके सामने छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, अंदर जाने के लिए भी आपको घुस के अंदर से निकलना पड़ता है, वो सब वहां चल रहा है खतरनाक तरीके से। हर्षवर्धन जी, लाभार्थी की जिक्र हो रहा है, तो वहां तो लोग कह रहे हैं कि जिंदा रहेंगे तो लाभार्थी बनकर रह पाएंगे ना हम। ममता बनर्जी स्कीम जरूर चला रही है हम लोगों के लिए, लेकिन जो माहौल बन गया बंगाल के अंदर कि कल हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें यहां से पलायन करने की स्थिति आ रही है। तो ऐसी फ्री की स्कीम का क्या, ऐसे महीने के 1000 रुपए का, ऐसे अनाज का क्या फायदा कि कल हमारी बहू बेटी कोई उठा के ले जाए, कल हमें जान से कोई मार दे, हमारे घर पे कब्जा हो जाए। तो ये जो वर्ग है जो फ्री का लाभार्थी रहा है, दरअसल भरोसा अब टूट रहा है। यही एक पॉइंट है जिसको बीजेपी अगर पहुंचा पाए और ममता बनर्जी की छवि पर डेंट सीधे लगा पाए, तब उसका लाभ होता हुआ दिखेगा। और देखिए 2011 से वो सत्ता में है, सीधे सीधे 15 साल हो जाएंगे, तो 15 साल की आप एंटी इनकम्बेंसी को भी सोचिए, और एक बड़ा वर्ग होगा जो स्थापित तंत्र से नाराज होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो खुश रहता है, आप कितना भी बढ़िया तंत्र बनाए, लेकिन एक समय के बाद वो रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि 2026 रिएक्ट करने की तारीख हो। लेकिन इतना तय है कि इस सरकार में, केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसमें इतनी हिम्मत मुझे नहीं लगती कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। कल रामनवमी का उत्सव है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का दिन है, और जितने भी सनातनी बंधु हैं वो प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है, देश के कोने कोने में शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। फिर क्या पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज हो गया? होना ही था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के इस फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में एक तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी। कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं चलेगा, पुलिस पूरी निगरानी करेगी। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं टीएमसी का कहना यह है कि परमिशन मिली है, लेकिन शर्तों के साथ मिली है। पहले आप रिएक्शन सुने, फिर चर्चा होगी। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे
तो परमिशन मिलेगा। तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। हाई कोर्ट अर्लियर पास्ट ऑर्डर्स हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन, फॉर्मेट इज देयर, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी देयर, 10 persons have to be named who will coordinate, and more than 100 to 150 nobody is allowed, no group is allowed, time is also fixed, no weapons will be carried. They have to give an undertaking that unless you make an application in that. इतनी बड़ी बड़ी बातें, अरे भाई ये रामनवमी है, शोभा यात्रा है, लेकिन तनाव ऐसा है जैसे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं, कोई पॉलिटिकल जुलूस निकलना हो। चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा, ये कैसा माहौल है? समीर जी, आपसे शुरुआत करते हुए इस हिस्से की। देखिए, हर साल का है, हर साल ममता बनर्जी रामनवमी पे इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, रामनवमी के जुलूस ना निकले, इसके तमाम तरह की वो हिदायतें देती है और पुलिस भी उसका साथ देती है। पिछले साल का भी आपको ध्यान होगा, बड़े मामले पर हाईकोर्ट ने परमिशन दी थी करने के लिए, और जिस आधार पर हाईकोर्ट ने दिए, ममता बनर्जी की पुलिस भी तो कह सकती थी कि भाई तय रूट से निकलेगा, और जुलूस तो तय रूट से ही निकलता है, जुलूस की मनमानी जगह तो थोड़ी निकलता है। जो रूट तय होता है वो बता देते हैं कि हम इस रूट जाने वाले हैं, पुलिस उस रात में सुरक्षा प्रदान करती है, वो निकलता है। और रामनवमी के जुलूस में कब हथियार लेके निकले? कभी भी हथियार रामनवमी के जुलूस में हथियार लेकर नहीं निकलते। भाई राम की फोटो होती है, भगवा झंडा होता है, राम चालीसा, हनुमान चालीसा और राम स्तोत्र का पाठ होता है, और हिंदू धर्म के लोग निकलते हैं वहां पर। अब उसमें यह कह देना कि भाई हिंदू लोग हथियार लेकर निकलते हैं, बाकी समय जो जुलूस निकलते हैं उसमें एकदम हथियारों का प्रदर्शन होता है, क्या ममता बनर्जी ने कभी रोकने की उसको कोशिश की है? तो ये साफ बता रहा है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को ध्यान में, हम ये उम्मीद क्यों करें ममता बनर्जी से कि वो रोकने की कोशिश करेंगी? वो तो उनका वोट बैंक है ही, उन्हें तो उन्हें सूद करना ही है, लेकिन उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या, या फिर उन्हें सिर्फ राम भक्तों का वोट नहीं चाहिए? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। नहीं, अब राम नाम से इतनी चिड़ी कि अगर ममता बनर्जी के सामने कोई जय श्री राम के नारे लगा देता है तो वो आग बबूला होकर कार से उतर जाती है, जैसे उनको किसी ने गाली दे दी है। इतना अगर व्यक्ति राम के नाम से अगर नफरत करता हो तो वो कैसे रामनवमी के दिन मनाने की अनुमति देगा? और ममता बनर्जी तो जानती है कि उनका वोट बैंक कौन सा है। उस वोट बैंक को जितना वो खुश रखेंगी वो उतना वोट बैंक जुड़ा रहेगा, और जो रामनवमी के दिन निकलेंगे वो तो ममता बनर्जी का वोट बैंक रहेगा नहीं। ये ममता जानती है कि वो उनके वोटर तो रामनवमी के दिन निकलेंगे नहीं। फिर तो ये तो है मुझे लगता है कि हाँ, सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि राम नवमी के जुलूस से कोई परेशानी है, या फिर राम नवमी के जुलूस के जरिए पॉलिटिकल ध्रुवीकरण की से परेशानी है, उस पोलराइजेशन से परेशानी है? देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनको परेशानी तो मूल रूप से यही होती है कि कहीं इसकी वजह से राजनीतिक सत्ता भी न चली जाए। लेकिन जरा देखिए, सचमुच क्या हम कहें दुर्भाग्य है, कहें शर्म आ रही है, कहें या इस तरह से कोई कैसे कर सकता है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पहले तो परमिशन नहीं मिलती है सरकार से, उच्च न्यायालय परमिशन देता है, और कल्याण बनर्जी सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ है नहीं, वो तो हाईकोर्ट ने बताया कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ऐसे एप्लीकेशन लिख के मांगना है। वो क्या देश को नासमझ समझते हैं क्या? ये सामान्य स्थिति किसी को नहीं समझ में आ रही कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पर्व त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है? क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी की जो स्थितियां हैं वो किसी भी वक्त ये तो खड़ी होकर कह देंगी, जब उन्हें हिंदू बताना है तो अपने आप को मुसलमान भी बताना है, लेकिन हिंदू पर्व त्योहार को कहेंगे कि यहां राम की भूमि नहीं है। अरे कमाल है, देवी और देवता की भूमि अलग अलग होती है क्या? क्या कोई ऐसा हमने हिंदू सुना क्या कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम राम जी को मानते हैं तो हम कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, हम दुर्गा देवी को नहीं मानेंगे? अभी नवरात्र चल रहा है, रामनवमी के जुलूस भी निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का ओवरऑल जो स्टेट अफेयर है उसको समझना चाहिए। वहां पर मुस्लिम अपीजमेंट इस देश के किसी भी हिस्से से कई डिग्री ऊपर जा चुका है, खतरनाक स्तर पर है, नंबर एक। नंबर दो, ये उनको लगता है कि अगर देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां हिंदू पहचान को लेकर लोग जाग गए तो वो ममता बनर्जी की सत्ता के लिए मुश्किल होगी। नंबर तीन, ये जो सिंडिकेट काम करता है, जो करप्शन और भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, जो गांव शहर से लेकर कलकत्ता तक है, उसके टूटने का डर है, वो लोग इसमें हिंसा करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन संभल में भी नमाज और होली दोनों एक साथ हुई, बहुत आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से। यहां क्या हो रहा है? यहां आप जुलूस पर रोक लगा रहे हैं। अरे भाई, प्रशासन होता किस लिए है?
आप रोक लगाने के बजाय उस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने में मदद कीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, मान लीजिए 5-10 किलोमीटर का किसी का जुलूस है तो उसको कम कर दीजिए उसका, लेकिन हर चीज के लिए इतनी बड़ी बातें। नहीं, मैं तो ये भी नहीं समझ कम क्यों कर दें भाई। हिंदू पर्व त्योहार पे ही सब कम करना है। संभल में भी तो हुआ ना कि अपनी छत पर बैठ के नमाज ना पढ़े। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि छत पर उन्होंने भले कहा, बाद में स्पष्टीकरण आया कि कुछ जगहों पे छतें मिली, उसकी तो हम लोगों ने आलोचना भी की, छत कैसे रोक सकते हैं। लेकिन वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था, वो हमने देखा कि शांति से हो गया। यहां शांति से क्या होता है, यहां तो चुनाव के तुरंत बाद 21 का चुनाव हुआ था और लोगों को असम के धुबरी जाना पड़ा। उस वक्त जो तत्कालीन राज्यपाल थे, जो आज के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ महोदय, इनको वहां जाकर लोगों से मिलना पड़ा। तो बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई एक महिला पुरुष आपस में उनके संबंध थे और एक आदमी खड़े होके, वो ताजे मूल नाम था उसका, वो पीट रहा है डंडे डंडे। वहां का उनका ममता जी का विधायक या मंत्री कौन बोला, अरे भाई तो मुस्लिम एरिया था ना, वहां तो शरिया के तहत हो रहा है। आप जरा सोचिए बंगाल के क्या हालात है। तो बंगाल को देखना है तो आपको समग्रता में इस तरह से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि रामनवमी के जुलूस पर परमिशन क्यों ममता नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वाला जो मतदाता समूह है वो परेशान होगा। और कल्याण बनर्जी तो हिंदू हैं, जो बोतल फोड़ने वाली इनका यह हाल है। बोतल इन्होंने फोड़ी थी जेपीसी मीटिंग में। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो ये हर साल ये करती है, और समीर जी ने भी बोला कि ये तो एक पैटर्न बन चुका है उनका, कि वो हमेशा रामनवमी पे या किसी भी और त्योहार पे, हिंदू त्योहार पे वो ऐसे काम करेंगी, पुलिस को इस्तेमाल करेंगी और हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स है वो नहीं मनाने देंगी। इसके पीछे मुझे लगता है बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम जब से शेख हसीना की सरकार गई है तो जो परसिक्यूशन वहाँ जमात इस्लामी और जो कट्टर मुसलमान है, जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये मुझे लगता है ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि बांग्लादेशी हिंदू किसी भी ऐसी कोई भी उनको आशा ये मिले कि हाँ वेस्ट बंगाल जा सकते हो और वहाँ जाके सुरक्षित होंगे। वेस्ट बंगाल को उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना सुरक्षित किया है कि जो बांग्लादेश का हिंदू है वो ये सोच के बैठा होगा कि इससे अच्छा तो मैं बांग्लादेश में ही हूं, मैं वेस्ट बंगाल नहीं जाऊंगा। तो असुरक्षा की भावना हिंदुओं में वहां, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जो आप अब ये सारी खबरें जो आप दिखा रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों की जो बातें या उनकी जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से ममता चला रही है, उससे तो यही कोई भी हिंदू जो होगा बांग्लादेश का, वही सोचेगा कि मैं उससे अच्छा, वेस्ट बंगाल से अच्छा मैं बांग्लादेश में हूँ। तो एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है ये विजय जी, कि जो कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर है वहां पर भी हमला हुआ है। इस पर तो काफ़ी चर्चा हो ही रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति चल रही है, और मुझे नहीं लगता था कि हाई कोर्ट जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर क्या होता है, जो इस तरह की शोभा यात्रा होती है या और जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैं सरकार की बात ही कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार को क्या करते हैं सारी जगह, वो चाहे रामनवमी का हो, मुहर्रम का हो, ताजिए के जुलूस निकलते हैं और चीज़ें, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जिले के या उस इलाके के जो लोग होते हैं, उन दोनों संप्रदायों या जो भी थाना अधिकारी तक ही ये मामला हो वो जाता सारे है। लोग मिलकर आपस में बैठकर तय करते हैं कि इस तरह से निकालनी है यात्रा और इस पर काम करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मोटे तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अब वो उसको वहां तक ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई ममता जी ये कह सके देखो हमने तो अपनी तरफ से नहीं होने दिया था इस काम को, अब हाई कोर्ट ने होने दिया तो ठीक है करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं ना कि देश भर में केवल नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, नहीं, वो उनको आएगा चाहिए, लेकिन उनको सीए वाले हिंदू वोट नहीं चाहिए। और अभी तो जैसे हिंदुओं की अपनी बात जो पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जब यूनुस साहब से मिले होंगे कल, तो बात की होगी बांग्लादेश के हिंदुओं की कि किस तरह से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, पीड़ा हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन ये देश भर में मसला है, केवल पश्चिम बंगाल पर बात मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में हाइपर सेंसिटिव तरीके से सरकार ने ध्यान रखा कि किस तरह से शोभा यात्रा वहाँ पर निकाली जाए, उसके आदेश दिए गए हैं, तनाव ना बने, सारी बातें हो। पटना का भी हम लोग देख रहे हैं, पटना में पुलिस ने रामनवमी पर डीजे बजाने में रोक लगाई है। तो देश भर में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे वो एंटी हिंदू हो या प्रो हिंदू हो, वो इस पूरे मामले में
सोशल टेम्परेचर बढ़ाने में लगी हुई हैं। सबका मकसद सोशल टेम्परेचर बढ़ाना, दोनों तरफ से आप ये दोनों कह रहे तरफ से। तो वो सोशल टेम्परेचर, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्राएं हमेशा से निकलती रही, कोई आज नया काम हो रहा है ऐसा तो है नहीं, और तब भी निकल रही थी, आप निकल रही है, लेकिन लेकिन पिछले अब कुछ सोशल सालों में जिस तरीके से शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ये पिछले कुछ सालों से हम पैटर्न देख रहे हैं। नहीं ये आप मीनाक्षी, बात ये मानेंगे? पैटर्न जो है ज्यादातर तो इलेक्शन से पहले ही होता इलेक्शन के वक्त में ज्यादा होता ज्यादा है। होता है। ये हमने लेकिन मुझे हर लगता नहीं कि स्टेट कोर्ट में में देखा जाने है। की जरूरत है। Polarization डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखे, इलेक्शन से पहले शुरू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखकर सेटल करे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि कल जब रामनवमी हो तो देश भर में आराम से शांति से रामनवमी के जुलूस भी निकल जाएं और सब चले। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता, ये बात, शांति, हाँ, कि शांति पसंद नहीं है। नव दुर्गा का जब दशहरे के समय नव दुर्गा का उत्सव होता है बंगाल के अंदर, तब तो ममता बनर्जी का आप रूप देखिए, नहीं, और या देवी रामनवमी पे आप रूप सर्वभूतेषु देखिए उन्होंने उनका। भी बोला था। जी या देवी सर्वभूतेषु उन्होंने भी मंच बिल्कुल, पे उस बोला समय था। उनका आप रूप देखिए। और आप रामनवमी होता है उस समय तो आप सारे जो पांडा लगते हैं उनको आप पैसा देते हो, सुविधा उपलब्ध, मतलब सब सहायता करते हो। और रामनवमी के समय आप कह रहे हो कि भाई जुलूस नहीं निकल सकता, हथियार लेके नहीं निकल सकता। हथियार लेके निकलता कौन है जुलूस के अंदर? सिर्फ भगवा झंडा रहता है, राम का स्तोत्र होता है और लेकिन निकलता रामनवमी है। भी तो तो मुझे लग रहा है कि 9 ममता दिन बनर्जी माता कल की पूजा देखना, के बाद ही आती है। कल देखना, कल कुछ भी वो बवाल होगा पश्चिम बंगाल तो में ममता शारदीय बनर्जी ये नवरात्रि कहेगी कि ये हिंदुओं की तरफ से शुरू हुआ था, उन्होंने उकसाने का काम किया, जुलूस में भड़काऊ नारे लगे थे, ये तय है। और ममता बनर्जी इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी इस इंतजार में है कि कल जुलूस निकले और जुलूस में कोई बवाल हो और फिर मैं हिंदुओं के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ दूं। देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि ममता जी शायद नब्ज नहीं पकड़ पा रही। वो देवी से देवता को लगाकर, और मैं अभी कोलकाता गया था पिछले वर्ष में, तो वहाँ एक चाय की दुकान मैंने देखा, छोटी सी चाय की दुकान थी और वो बंगाली महिला चाय बेच रही थी और वहाँ राम मंदिर का लगा हुआ था। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, तो उनका हाँ वो लोग आया था, हम पैसा दिया, हम भी, राम जी का मंदिर बन रहा है। मैंने पहली बार ये लोगों से सुना वहाँ कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लोगों ने, ट्रेड यूनियन वालों ने भी दिखाया, क्योंकि उनको नीचे से प्रेशर था। अब ममता बनर्जी को अगर ये बात नहीं समझ आ रही है, और जरा आप कल्पना कीजिए जैसे वहां दुर्गा पूजा के समय में पंडाल लगते हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ये वाले एजेंडे पर नहीं जाती और कहती कि ठीक है रामनवमी मनाइए, खुद ममता बनर्जी भी किसी में शामिल होती, तो क्या ये एजेंडा रह जाता? नहीं रह जाता। लेकिन शायद उनको डर लगता है कि जैसे ही राम का नाम वहां ज्यादा चलेगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे, रामनवमी का जुलूस लगेगा, भगवा ध्वज लहराता दिखेगा, तो क्या होगा? उनकी पार्टी का मतदाता कम होता जाएगा। उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि वो जो हिंदू आइडेंटिटी वाला मतदाता है वो इनसे दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ वो कर रही हैं, रोज जिस तरह से रामनवमी जैसा जो पर्व है उसको मनाने पर रोक की खबरें आ रही हैं, उच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है, और ये तो हम लोग ये सामान्य बात कर रहे हैं ना। आप जरा वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सोचिए, अगर 2000 शोभा यात्रा निकलने वाली है, 5000 जगह पर राम जी का उत्सव मनाया जाएगा, तो आप जरा सोचिए कि वहां के लोग, वहां की कमेटी, और किस चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में वहां लोग होंगे। तो जो लोग एकदम खड़े होंगे, नहीं नहीं ममता जी अच्छी हैं, महिला हैं, अरे देखिए इतना लाभार्थी, इतना काम किया है, उनको लगेगा कि अरे भाई सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने भगवान को नहीं पूज पा रहे हैं, हम अगर राम जी का नाम लेने पर ममता जी नाराज हो रहे हैं, ये सेंटिमेंट ममता बनर्जी, लेकिन ये तो बांग्लादेश में भी तो यही था ना, वहां पर भी तो हिंदू रह रहे थे, वहां पर भी मंदिरों में जाके पूजा कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से माहौल वहां पर ऐसा बदला हर्षवर्धन जी कि वो देखते ही देखते बदल गया, कुछ दिनों के अंदर बदल गया कि हिंदुओं का वहां पर रहना मुश्किल हो गया। नहीं, वहां तो पूरी तरह से जो कहा भी जाता है और जो है भी कि यूएस डीप स्टेट की वजह से जो वो अलग मामला है, और जो रेडिकल फोर्सेस थी, जो अभी आरती ने 2-3 नाम लिए, वो जमाते इस्लामी और पाकिस्तान समर्थित 2-3 संगठन है, उन सब की वजह से ये हुआ है। वरना बांग्लादेश में मुसलमानों का बड़ा तबका वो अपने आप को बंग संस्कृति से जोड़ता है, वो अपने आप को वो पाकिस्तान वाला कट्टर वाला जो है वो वाले से नहीं जोड़ता, उसको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर नहीं पसंद है। उसकी जो पहचान है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ती है, उसकी पहचान भारत से जुड़ती है, वो उसी तरह से देखता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब वो रेडिकल फोर्सेज हावी हो गई, वो पाकिस्तान का आईएसआई वहां एक्टिव हो गया, अमेरिका की उस वक्त की डीप स्टेट अपने निजी हितों के लिए वो कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि भारत बढ़ रहा है तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए कुछ चाहिए
चाहिए। पाकिस्तान अब उस तरह से भारत के खिलाफ काम नहीं करता है, तो इस वजह से हमले हुए। वरना वहां का जो बंगाली मुस्लिम है, बांग्लादेश का मुस्लिम है, बड़ा वर्ग है जो इसके खिलाफ नहीं। और वहां एक और जो बड़ी चीज हुई, रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए मुसीबत बने, बांग्लादेश में भी जो गए हो बांग्लादेश के लिए मुसीबत बने। इसको समझिए, उन्होंने अपने साथ वो रेडिकलिज्म, वो कट्टरता वो लेकर आए हैं जो वहां के हिंदुओं को निशाने पर लेकर आ रही है, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी के लिए तो कभी नहीं बने। वो उन्होंने तो हमेशा दिल खोलकर उनका स्वागत किया है, वो उनका वोट बैंक उनको नजर आता है। विजय जी, नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो चलती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स से आगे भी एक सोशल सिस्टम को, कोई भी सरकार के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार के लिए भी मुश्किल काम है। यदि आप सोशल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, समाज में रहना, त्यौहार मनाना, पर्व मनाना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, कोई भी चीज़ हो, वो शांति से नहीं हो रही, तो उसका सिरदर्द सबसे बड़ा सरकार का है। लेकिन सरकार को लगता है कि इस सिरदर्द से बड़ा उसकी दवा है पॉलिटिकल वोट बैंक, तो फिर वो चलता रहता है। अब इन दोनों के बीच में कैसे रास्ता निकाला जाए, ये सारी एक्सरसाइज होती है। और ये मत मानिए आप कि ममता जी की नज़र हिंदू वोट बैंक पे नहीं है। अभी चुनाव अगले साल है, फिर वो चंडी पाठ होगा, फिर वो नवरात्रा की पूजा भी होगी, फिर वो उसके लिए चंदा भी दिया जाएगा, वो सारे काम भी लगातार होते रहेंगे। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं आपको क्यों ये लग रहा है कि ये बहुत हद तक क्रैक हो चुका है। बहुत, मतलब काफी क्रैक हो चुका है। अब कोई एक लीप जो है उसको, उसकी जरूरत है। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए। नहीं, आप साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां लग ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति शासन तो ये 11 साल में किसी कहीं पर नहीं लगा। अभी मणिपुर में बड़ी मुश्किल से लगाया है, क्यों लगाया वो भी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने की कोई संभावना मुझे केंद्र सरकार, लेकिन अगर ये हालात रहे, बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी इस बार हारने वाली है। जो विजय जी कह रहे हैं ना कि एक बड़ा लीप, वो बड़ा लीप, आप घोटाले सारे सामने आ गए हैं, पोलराइज्ड माहौल है, आप खुद कह रहे हैं कि सोशल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की जमीन खिसक नहीं रही है बंगाल अभी जो जैसा दिख रहा है। बंगाल में लेफ्ट से नाराज होकर वहां के मतदाताओं ने ममता को चुना था ना, कि लेफ्ट के शासन से परेशान हो गए थे, तो एक तरफा ममता बनर्जी को वोट दिया। अब वो वोटर्स कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट में जितनी गुंडागर्दी नहीं होती, वामपंथी सरकार में जितनी गुंडागर्दी नहीं हुई, जितनी हिंसा नहीं हुई, उससे ज्यादा तो ममता के 11 साल में हमने देख ली है। तो ममता से जो वर्ग लेफ्ट से नाराज होकर जुड़ा था, वो ममता से बहुत ज्यादा नाराज है। तो वो कहां जाएगा? लेफ्ट के पास तो जाएगा नहीं। अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी विकल्प और दिख रहा है कि 3 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। आज 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 18 सांसद पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिता चुकी थी। और ये तय मानना कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बना ममता बनर्जी का चुनाव होगा, बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहा है। कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, जो वापस वाला इधर से उधर बदल सकते हैं। वक्फ बिल एनडीए की कई पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कई मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना स्टैंड भी क्लियर किया। नीतीश कुमार के वो साथ हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए, मुस्लिम नेता उनसे भी खफा दिख रहे हैं। एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी से भी 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जल्दी रिएक्शंस मैं आपके सामने रख देती हूं, फिर चर्चा करेंगे। और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ
छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा, हमारी स्टेट बॉडी 52 सांगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें। हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। देखिए, जदयू के अंदर में उबाल है, बवाल भी है, क्योंकि जदयू में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब बेचैन हैं। सवाल है उनके धर्म पर हमला का। धर्म, आप मान लीजिए वक्फ बिल उनके धर्मों के अनुकूल नहीं है, उनके शरिया के अनुकूल नहीं है, भावनाओं के अनुकूल नहीं है, संविधान के मूल आत्मा के अनुकूल नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर है अल्टीमेटली तो समाज के साथ जाएगा। धर्म है, इस देश में मुसलमानों का योगदान रहा है आज़ादी में, एक बड़ा योगदान रहा है। जिन तड़ीपारों का के पुरखों का कोई योगदान नहीं रहा है देश की आज़ादी में, वो लोग आज देश में चाहते हैं कि वक्फ बिल के माध्यम से इस हिंदू और मुसलमान की एक रेखा खींची जाए, ताकि बिहार में चुनाव है, यही चाहते हैं। ये एक ऐसा मौका था, और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे, लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं, तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है, तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी के बड़े तबका के लोग, बड़े समाज के लोग, ये लोग जहाँ पे काम करते थे, जिसको नेता बनाने के उन्होंने काम किया था, वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। जो मिला था माइनॉरिटी को एनडीए ने दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। 2005 के बाद वो कब्रिस्तान का मामला रहा हो, या मदरसे का मामला रहा हो, मदरसा के शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, या बहुउद्देशीय भवन का मामला रहा हो, या हॉस्टल का मामला रहा हो, या आज के डेट में आवासीय विद्यालय जो अब कैमूर जिला में ही बना हुआ है, देखने बन रहा है चमचमाते हुए, पूरे जिले के अंदर 37 जिले में मैं बनवाने जा रहा हूँ। उन्हीं के निर्देशन पर निश्चित तौर पर हमारे समाज, माइनॉरिटी के समाज के लोगों का बराबर एनडीए और नीतीश कुमार ने ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेगी। कुछ लोग जरूर घमासान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहता, इतना कहना चाहूँगा, ये देश प्रदेश का खूबसूरती है सबको मिलकर चलने और चलाने का, जिसके नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा किए, आगे भी करेंगे। एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, हुनर और औजार जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जिन्होंने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया। जिलों में जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस तरह से आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मुसलमानों के तबके में खासा उत्साह और नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक भरोसा है, वो आज भी मानते हैं कि इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। अब देखिए, जो रिएक्शन है कुछ मिले जुले रिएक्शन है। हर्षवर्धन जी, जो नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता भी थे, उनमें से कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं,
एक महिला नेत्री भी थी, उन्होंने भी ये कहा कि जो जो हमने उसमें शामिल किए गए थे, अपने रिजर्वेशंस थे हमारे, उन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए अल्पसंख्यकों का मत अब नीतीश कुमार से दूर हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी बिहार जाएगा, जाता रहा है या अभी बिहार में है, उसको कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ के बावजूद जितना कुछ मुसलमानों के लिए किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग पटना में अगर दिखेंगी तो वो अरबी फारसी से बड़ी ऊंची बिल्डिंग किसी की नहीं है, ये मैं तथ्य के तौर पर बता रहा हूं। जितनी योजनाएं उन्होंने मुसलमानों के लिए चलाई, उतनी योजनाएं किसी और ने नहीं चलाई। लेकिन इस सब के बाद हासिल क्या हुआ? इस सब के बाद हासिल यह हुआ कि वो उसी अवस्था में है जिस अवस्था में भारतीय जनता पार्टी है कि अटल जी के समय में 8-9% पा जाते थे, अभी भी मोदी जी के समय में भी 8-9% है, सब करने के बावजूद। तो नीतीश जी भी 10-15% के वोट बैंक के बीच में कहीं घूम रहे हैं। अब उनको भी यह सोचना था कि क्या हम इस तरह से शरिया के बाद, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं, कहते हैं हम संविधान मानते हैं, और अभी मैं शक्ति यादव को सुन रहा था, वो कह रहे हैं वो उनके शरिया के लिहाज से नहीं, ये देश शरिया के लिहाज से चलेगा क्या? क्या कभी हिंदू कह रहे हैं क्या, लोग कह रहे हैं क्या कि मनुस्मृति या कोई और किताब, यहां तो खैर एक किताब का मसला नहीं, साहब भी तो कहते हैं कि मुस्लिमों को एलिनेट करने के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मुस्लिमों को अगर आप कह रहे हैं कि खारिज करने के लिए, किनारे करने के लिए, मुख्यधारा से बाहर करने के लिए किया जा रहा है, तो कोई तो वजह बताइए। आपको 3 तलाक में भी मुस्लिम एलिनेट हो रहे हैं, 370 पर भी वही होता है, राम मंदिर बन गया तो भी वही होता है। तो भाई जो सच है वो तो चलेगा ना। और भारतीय जनता पार्टी ये जितनी चीजें कह रही है, ये अभी ऐसा नहीं कि अचानक जाग गई, वो इस एजेंडे को लगातार बार बार कहती रही। और 2013 में तो लालू यादव खुद कह रहे थे। मैं आपसे लेकिन ये कह रही हूं कि इतना तो पता है कि मुस्लिम समाज वहां पर वोट करेगा जहां पर उसे पता है कि बीजेपी को हराने की ताकत जिस पार्टी के पास है, अभी तक तो यही समझता है। नीतीश जी के पास जितने बच्चे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने बचे हैं, ये अलग बात है कि नीतीश जी को मिल ही कम रहे, वो लालू जी के पास चले जाते हैं। अच्छा, अभी तो मुकाबला चूंकि कांग्रेस और लालू जी में भी बड़ा जबरदस्त है ना मुस्लिम वोटों के लिए। दौड़ के जल्दी से जयराम रमेश जी ने कहा कि हम जा रहे हैं मुकदमा करने, तो जयराम रमेश जी की पार्टी का एक सांसद है, ओवैसी जी हैं। तो यहां तो लड़ाई मुसलमान मतों के लिए बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत भारी मुकाबला है। अब उसके बीच में कौन क्या कर पाएगा? भाई समर्थन तो उसको लालू जी ने भी दिया, प्रशांत किशोर ने भी दिया, दूसरे तरीके से नहीं, प्रशांत किशोर ने भी दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या प्रशांत किशोर जी जो वो कौन सा वाला गमछा है वो टोपी पे लगा के जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं देगा? ये यानी विजय जी, मैं कहूं कि नीतीश कुमार भी ये जानते थे कि ये थोड़ा तो उन्हें झेलना पड़ेगा। ये बात चिराग पासवान भी जानते थे, ये बात कहीं ना कहीं आरएलडी के नेता भी जानते थे, जयंत चौधरी, कि कुछ तो उन्हें झेलना पड़ेगा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तैयार थे। जाहिर है उनको केवल ये तय करना था कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं या अपने वोट बैंक के साथ। लेकिन क्या उतना बड़ा वोट बैंक है उनके पास? जो भी है वो नहीं है, इसीलिए तो समझ में आ रही है बात कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में उनके पास नहीं है, और उन्हें नीतीश कुमार जी के पास भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो अपना वोट है कुर्मी का, और वो उनके पास इंटैक्ट रहे, मुसलमानों का कम रहे। चिराग पासवान के साथ भी है क्योंकि उसके पास 2% मुस्लिम वोट है उनके पास, तो वो कितना जाएगा कितना नहीं रहेगा ये साफ है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई मुसलमानों को इसमें कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने उनके लिए बहुत काम किया, तो मुसलमानों को ये भी कोई भ्रम नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए साथ दिया है वक्फ बिल का, ठीक है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पॉलिटिकल लगती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो काम थोड़ी मेहनत करके करना पड़ता नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का, वो वक्फ बिल पर नीतीश कुमार जी का समर्थन लेकर कर दिया। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वीडियो ध्यान आ गया, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि बीजेपी ने 4 बलि के बकरे तैयार किए। हाँ बिल्कुल, मैं उनका बिना वीडियो सुने ये बात कहता हूं कि ये बात इसीलिए मैंने कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी मेहनत करके करती इन चुनावों में कि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जाता, वो करना ही है, इस पे कोई कुछ किया है, वो काम उन्होंने ये वक्फ बिल पर उनका समर्थन किसी भी तरह से लेकर आसानी से कर दिया। नीतीश कुमार जी इस वक्फ बिल पे समर्थन करके राजनीतिक तौर पे मजबूत हो रहे होंगे, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। नीतीश कुमार तो पहले ही इतने कमजोर हो चुके थे कि वो स्थिति में नहीं थे कि वो केंद्र सरकार से अपने समर्थन वापस ले लें
और प्रदेश के अंदर सरकार छोड़कर ये कह दी कि भाई मैं वापस लालू के पास चला जाऊंगा, वो राजनीतिक रूप से जितने कमजोर जिस स्टेज पर आ गए थे उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। या तो वो कह देते कि मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा तो आपको भी सरकार से बाहर होना पड़ता, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आपसे समर्थन वापिस लेती, या तो आप लालू के साथ सरकार बनाते या राष्ट्रपति शासन लगता। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता और समर्थन में से एक चुनना था, उन्होंने सत्ता को चुना और यही चिराग पासवान के साथ रहा और ये जयंत चौधरी के साथ रहा है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष कहूं कि आज अगर अमेंडमेंट नहीं करते तो फिर कब करते? ये भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर था, 2024 के चुनाव के बाद तय था कि सत्ता में लौटेंगे और यह वक्फ बिल में अमेंडमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार में आने के बाद से अमित शाह ने यह बहुत क्लियर कर दिया था अपने सहयोगी दलों को कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ने वाली है, आप अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने समझाया होगा कि इस बिल का क्या फायदा है, और जब देश हित में इस बिल आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आखिर में नीतीश कुमार को भी लगाया होगा, जयंत चौधरी को भी लगा इस मामले को लेकर कि इसका समर्थन करना चाहिए, चिराग पासवान को भी लगा कि समर्थन करना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान तो कह रहे थे कि भाई मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, लेकिन उन्हीं के तो पिता थे रामविलास पासवान, जिन्होंने 2005 में कहा था कि जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान इस बात को जानते हैं। चिराग पासवान जी ने बात सही कही थी कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ ही रहे थे। ठीक बात। और अगर तेजस्वी जी अपनी जगह किसी मुसलमान को चेहरा बना दें तो चिराग जी बिल्कुल दे देते। भाई कहां मुसलमान को दिया? लालू जी और तेजस्वी, उनके अलावा कोई है नहीं, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी। वो उप मुख्यमंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, मंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, सांसद में भेजना हुआ तो अपनी एक बेटी। तो ऐसे कैसे चलेगा? मुसलमान भी तो देख रहे हैं, लालू जी भी सिर्फ जिसको कहते हैं जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं किया, कांग्रेस ही मुस्लिम अध्यक्ष लालू की इच्छा पूरी कर दी। अमित शाह जी ने बोला ना कि लालू की इच्छा पूरी कर दी। भाजपा में कहा है तो कांग्रेस क्यों नहीं मुसलमान अध्यक्ष बना दी? प्रतिनिधित्व देना किसी को नहीं है, लेकिन वोट सबको चाहिए। मैं एक बार अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा है वो भी रिएक्शन आपके सामने रख देती हूँ, फिर आरती जी आ रही आपके पास। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। ये तो और बड़ी बात करती है, वाटरलू तक लेकर चले गए आरती जी। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष के जो लोग हैं बहुत बड़े भ्रम में है। मुझे नहीं लगता, मैं इनफैक्ट हर्षवर्धन जी ने जो कहा, मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को कोई नुकसान होगा। उनके पास जितने वोट थे मुसलमानों के, वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की वैसे भी उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है कि वो बीजेपी के साथ रहे, वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जितने मुसलमान वोट देते थे वो देते थे। दूसरी बात यह है कि जो पसमानदा देश का जो मुसलमान है वो इस सब को कैसे देख रहा है, अभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और ना ही उसके बारे में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो हमें बता सके कि वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन
अगर आप देखें जो रिएक्शन आया है आम जनता का मुस्लिम सोसाइटी से, ये तो नहीं हो रहा है कि सड़कों पे उतर के आए कोई, ये तो नहीं हो रहा है कि दंगे हो रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया हो वक्फ बिल बड़े पैमाने पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो क्यों करेंगे आरती जी? मैं आपको एक निजी एक्सपीरियंस बताती हूँ। ईद के अगले दिन मैं कोई बहुत जाने पहचाने शख्सियत नहीं है, एक आम मुसलमान के घर में मैं ईद मिलन के लिए गई, क्योंकि हमारा उनके यहाँ आना जाना है, उनका हमारे से कुछ काम लगता है तो वो आते हैं। तो भाई मैं उनके यहाँ गई, मैंने उनसे पूछा ये वक्फ बिल जो है उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो सैफी जी ने बोला कि मैडम एक बात बताइए, मैंने अपनी बेटी की शादी की, अपने बेटों की शादी की, वक्फ बोर्ड कहाँ था? मेरे घर में जब जरूरत थी, मेडिकल सेवा मुझे चाहिए थी, क्या 500 रुपए की भी कोई मदद हुई? कहाँ था वक्फ बोर्ड? हमें तो पता ही नहीं है कि इसका काम क्या है। ये जो सब बड़े बड़े लोगों का काम है, ये आम मुसलमान का कहना है, तो क्यों होगा कोई तनाव? बिल्कुल मीनाक्षी, यही बात है जो आज इस्तीफा दे रहे हैं ये लोग ऑलरेडी जो है ये अमीरों की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर देखी है, इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा है, इनको पॉलिटिकल पैट्रनेज है और बैकिंग है। जो आम पसमानदा मुसलमान है वो इस सब में शामिल नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात से, इस वक्त बिल से नाराज होंगे। इसलिए ये कहना कि जो बीजेपी के जो एलाइज है बिहार में उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होने वाला। सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि आरजेडी जिसके पास 80% मुसलमानों का वोट मिला है, क्या वो किस तरह से उसमें पसमानदा जो ब्लॉक होगा वो कैसे देखेगा इसको? क्या कहीं ये तो नहीं होगा कि आरजेडी के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट जाए? मुझे उसकी शंका लग रही है, ना कि उल्टा। ये लेकिन एक डर उनके अंदर जरूर है आरती जी, मैं उस डर से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि वो जो अपने समाज के भीतर रहकर फिर उसके खिलाफत करने वाली बात है। मैंने उनसे जब ये कहा कि आप ये बात खुले में क्यों नहीं कहते, आप आइए खुले में अपनी बात कहिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे हाथ जोड़ के कल को फतवा जारी हो जाए, हम अपनी रोजी रोटी कमाकर खाने वाले लोग हैं, अपने दम पर जिंदा रहने वाले लोग हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब सच बोल देंगे तो फतवा जारी हो मीनाक्षी जाएगा। बिल्कुल तो आपने जो प्रॉब्लम खुल के समर्थन भी क्या रैलियां निकाली है, महिलाओं ने भोपाल में निकाली है, बम्बई में निकाली है, लेकिन आपने प्रॉब्लम को एक्चुअली आपने टच किया है। जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त मैं एक टैक्सी ड्राइवर थे, तो मैं जा रही थी यूपी जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम क्या बताएं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि मैडम हमारे घरों पे कब्जा जो है वो मौलवियों का है। सोच लीजिए। तो जो प्रॉब्लम आप बता रही है कि खुल के नहीं बोल सकते हैं, अब जो खुल के बोल रहे हैं उनके खिलाफ उन्हीं के अपने खड़े हो जा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। कल रामनवमी है। त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर अवतार लिया था। अब से इस तिथि को रामनवमी के तौर पर हम हर साल मनाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में रामनवमी खास तरह से मनाई जाएगी और इसके लिए आज से मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। इसका आदेश खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव दीपोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा और 2 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल, और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद
12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। संभल में कुल 87 देवतीर्थ हैं, जिसमें से अभी 58 मिल चुके हैं और जितने भी देवतीर्थ मिले हैं उसमें से लगभग सभी पर अष्टमी और नवमी को रामचरितमानस और रामायण का पारायण कराया जाएगा, जिसमें आम जनमानस का और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, समितियां हैं, उन सभी का सहयोग रहेगा। रामनवमी की हर साल जो है बड़ी धूमधाम से तैयारी होती है। पिछले वर्ष मुझे याद है रामनवमी के दिन मैं अयोध्या में ही थी। बड़ा बृहद स्तर पर होता है जो भी होता है, और इस बार भी कुछ वैसी ही तैयारी है। वो 4 मिनट क्यों विशेष है, हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, वो जो जब राम जी का तिलक किया जाएगा उस वक्त विशेष आरती का होना, सूर्य के प्रकाश का मंदिर तक पहुंचना, ये आर्किटेक्चरली राम मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि सूर्य खुद तिलक करे भगवान श्री राम का। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि सरकारों के आने जाने से क्या बदलता है, और ये पूछना भी चाहिए। तो एक हिस्सा उसका होता है कि सड़क बनी कि नहीं बनी, आपके घर के पास बिजली आई कि नहीं आई, पानी की क्या स्थिति है, दूसरी सुविधाएं। दूसरा ये है कि आप जो जिसमें एक तरह से कहना कि प्रसन्न, स्वस्थ, खुश, हर्षित महसूस करते हैं, वो कैसे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीखों में राम, बूटों के पहरे में राम, पीएसी की बटालियन से घिरे हुए राम, और अब राम मंदिर भव्य, सूर्य का तिलक हो रहा है। रामनवमी पर और सामान्य दिनों में भी और महाकुंभ के दौरान हमने देखा कि अयोध्या में 72 घंटे में 50 लाख लोग चले आए। तो ये एक तरह से उस हिंदू आइडेंटिटी के क्या हम कहेंगे कि नए सिरे से रिक्लेम आइडेंटिटी टाइप मामला हो गया है। और उसमें योगी आदित्यनाथ जैसा शासक जो खुद एक मठाधीश है, भगवाधारी है, जिनको सब कुछ लगता है कि वो वही कर रहे हैं और थोड़ा बृहद तरीके से कर दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उसी तरह का एक एक्सटेंशन है। और अब तो प्रतिवर्ष ये आयोजन होने लगे हैं तो धीरे धीरे लगता है कि इतना सामान्य भी लगने लगेगा। हाँ, पहले जब दीपोत्सव पहला हुआ था 17 में, फिर दूसरा हुआ, फिर ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है, पहचान है, उसके उत्थान का समय है, उसकी चेतना का समय। ये जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैंने एक बार एक संत महात्मा से पूछा कि भाई रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हो रहा है क्या। उन्होंने कहा रिसर्जेंस है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, लोगों के अंदर चेतना आ गई है, लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है कि जो पहले से था अब वो प्रत्यक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसर्जेंस तो एक बड़ा शब्द होता है, उसका बहुत बड़े मायने हैं। और जो आपने दूसरे सज्जन का तर्क दिया, ये बात की, उससे भी मैं उससे पहले वाले कदम पर समझता हूँ कि अभी जब हम चल रहे हैं, जो पहला बैरियर जो था, हिंदू भी थे, रिसर्जेंस भी, रामनवमी भी थी, तिलक भी था, पूजा भी थी, सब था, लेकिन एक हिचक थी जो हम हैं उसे कहने में, जो हम हैं उसे कहने में, वो हिचक खत्म हुई है। सबसे बड़ा एक बैरियर जो था वो ये वाला खत्म हुआ है। अब आप चर्चा कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, जो भी हैं, उसकी एक बेहिचक चर्चा कर रहे हैं। आप राम जन्मभूमि पर भी जाते हैं, प्रयाग में अभी महाकुंभ हुआ था, वहां पर भी जा रहे हैं, और जा ही नहीं रहे, उसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। पहले भी लोग जाते थे, ऐसा थोड़ी कि कुंभ में लोग जाते नहीं थे। गंगा माता इंतजार कर रही थी आपका, ऐसा नहीं था ना, तब भी भीड़ होती थी। लेकिन एक हिचक जो थी वो हिचक टूट गई है, और हिचक पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा होगा कि जागृति बढ़ेगी, थोड़ा सा सम्मान, और धर्म को लेकर सम्मान बढ़ा। पहले हम एक ऑर्थोडॉक्स के तौर पे देखते थे, जो लोग धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं उसको ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर की तरह से देखा जाता है। संस्कृत निष्ठ हिंदी अगर बोल दो तो ऐसा लगता है व्हाट तो ये सिर्फ लेकिन ये सिर्फ ऑर्थोडॉक्सी वाला जो ये प्रोजेक्शन था, ये सिर्फ उस तक सीमित नहीं था कि अगर आप रिचुअल्स कर रहे हैं या रिलीजियस है। इसके पीछे एक बड़ा कंसर्टेड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक कल्ट था कि आप अपने आप को हिंदू तो छोड़िए, आप अपने आप को किसी तरीके से रिलीजियस नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लागू था, बाकी सारे जो अल्पसंख्यक है उन पे ये लागू नहीं था। वो अपना धर्म का प्रचार, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी, अस्तित्व जो है उसका प्रचार खुलेआम से करते थे। लेकिन जिस तरह से
कांग्रेस की जो सरकार है दशकों तक ये एक मेंटालिटी जो हिंदुओं में आई थी, हमारी खासकर मेरी जनरेशन, मीनाक्षी शायद आपकी नहीं, मेरी जनरेशन को तो यही सिखाया गया था कि आप अपने धार्मिक अस्तित्व के बारे में नहीं बोल सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। ये बिंदी लगाना तो बिल्कुल ही नो नो था। तो हमारी जनरेशन ने जो भारत देखा, इंडिया देखा, उसमें ये छीछी वाली बात थी। ये आप नीचे सतर के लोग थे। अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आप करियर में आगे जाना चाहते हैं, कोई आपको सीरियसली ले, उसके लिए आपको अपने धर्म का, आपको अपने अस्तित्व को घर में छोड़ना है, अपनी प्राइवेट स्पेस में रखना है, वो पब्लिक स्पेस में नहीं आना चाहिए। वो योगी जी ने, वो मोदी जी ने, और पिछले जो 11 साल है बीजेपी के, वो बदल दिए। और इसमें सबसे बड़ा ऑफ कोर्स योगदान जो है मोदी जी का है, जिन्होंने अपने जो रिलीजियस आइडेंटिटी है सीना तान के उसको एम्ब्रेस किया। और योगी जी ने वही जो एक कल्चर मोदी जी ने शुरू किया उसको आगे लेके चले हैं। और आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खुशहाली का जो माहौल है कि हिंदू इतने लाखों लोग जो कुंभ मेले में गए, जो राम मंदिर, और वो जो कॉरिडोर्स की भी बात विजय जी कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इतने कॉरिडोर्स तैयार हो गए कि महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से अयोध्या जा रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से काशी जा रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं तो वहां से नैमिषारण्य जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, जिसके लिए आरती जी ने जो जिक्र किया ना, उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते रहे थे अब तक, वो था कि धर्म निजी आस्था का विषय है। उसको एक बड़ा ब्यूटीफुली फ्रेम हमने किया। और जो बात उन्होंने कही कि ये दूसरे जो धर्म हैं, मुस्लिम्स हैं और लोग हैं, उनके लिए ये परेशानी नहीं थी। परेशानी मतलब वहां पर कोई इसका वो नहीं था कि उसको हिच नहीं था। लेकिन इसमें ये बात भी जोड़नी है कि ये जो सारा माहौल बनाया, जिसका जिक्र आरती जी ने, जिस कल्ट का जिक्र किया ना, वो सब हिंदू थे। बिल्कुल, ये किसी और धर्म ने है ना, ये किसी और धर्म ने आप पर ये माहौल या दबाव नहीं बनाया था। वो कल्ट एक हिंदू समाज के सोकॉल्ड जो भी लोग थे, उन्होंने वो ही लोग थे जो अपने आप को अंग्रेजों के शायद वंशज मानते हैं, जो भी या कॉलोनियल सिस्टम की जो मानसिकता है जो आगे कैरी जिन्होंने की, या फिर पॉलिटिकली यूं कहें जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जिन्हें सूट कर रही थी, उसको लेकर ये सारा कर रहे थे। और अब वो माहौल बदला है। और खासतौर से जिसे मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया हिंदुस्तान का। पॉलिटिकल पैराडाइम इस सेंस में बदल गया कि पहले सारी पॉलिटिक्स माइनॉरिटी अपीजमेंट के साथ होती थी कि उनको खुश रखा जाए, और 20% 15% लोगों के साथ 15% और जो लोग हैं वो सब मिलकर आप वोट कर लें। और यदि आप पिछले 25 साल की पॉलिटिक्स देखते हैं तो 30-35% वोट पर सरकारें बनती रही जी। अब यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री का खासतौर से इसमें जिक्र करना चाहिए कि उन्होंने इस पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल लिया कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण से ही आप सरकार बनाएंगे चलाएंगे, वो नहीं है, बल्कि अब तो उससे आगे बढ़ गए कि उसके बिना भी वो सरकार चला रहे। इसका कितना फायदा है नुकसान है वो अलग इशू है, लेकिन एक पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। और वही ये हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक तौर पर सारी पूजाओं में शामिल हो रहे हैं, कुंभ स्नान में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इस काम पर कर रहे हैं, कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है, मंदिर पर काम हो रहा है। वो एक बड़ा बदलाव वहां पर हुआ है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, कहीं ये ना हो कि हम इसी जो धार्मिक आस्था के उत्थान पर सरकारों का काम केवल ये नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे मैं फिर वापस से योगी जी की मैं बात हर दिन केवल इस काम में लगे रहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे संभल के मामले में भी वो कह रहे हैं कि रिक्लेम हम करेंगे, और क्यों ना करें, जब वहां पर तीर्थ स्थल थे, किसी भी कारण की वजह से वो दब गए, दबा दिए गए, छिपा दिए गए या तोड़ दिए गए, अब जब वो उजागर हो रहे हैं तो फिर उन्हें रिक्लेम क्यों ना किया जाए। संभल के लिए ये वर्ष तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी। बहुत सारे जो सनातन के उदाहरण हैं या हम ये कहें चिन्ह हैं वो वहां पर मिल रहे हैं, वो कह रहे सारे ढूंढ के निकालेंगे भी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ संदर्भ में कह चुके हैं, और मिलना भी चाहिए। जब अगर आपको जब खुदाई पे कुछ मिल रहा है कि वहां पर भाई कुआं था, वहां पर कुछ कोई बावड़ी थी, कोई मंदिर थी, हाँ, तो इसकी जांच होना चाहिए और निकल के आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई हम राम से राष्ट्र और देव से देश के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि भाई राम से हम राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, और जो राम राज्य था वही हम राम राज्य पूरे देश के अंदर लाना चाहते हैं कि जहां सब खुशहाल हो,
सबकी जरूरतें पूरी हो। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था, जिस तरीके से उन्होंने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के जब शिलान्यास पे प्रधानमंत्री मोदी की जो संबोधन हुआ था, मुझे लग रहा है बहुत एक देश को सुनने लायक संबोधन था। प्रबोध उसके बाद मोहन भागवत जी का उसमें जो संबोधन हुआ था, उन्होंने भी जिस तरीके से संबोधित किया था, तो मुझे लग रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और किस तरीके से वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं ये पता नहीं था। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो खुद भगवादारी है, खुद धर्म के इतने बड़े अनुयायी है, तो उनके राज्य में तो फिर मुझे लग रहा है कि महाकुंभ भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। 60 करोड़ करीब महाकुंभ में आते हैं, तो अब रामनवमी है तो लोग अब खुलकर आएंगे, उन्हें पता है कि अब प्रशासन का सहयोग मिलेगा, जो संभावना जताई जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब सब लोग वहां पहुंचेंगे। और सर देखिए ना, 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, प्रशासन तो मतलब कह रहा है कि भाई सब बताइए, कुछ लोग घर से भी आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा लोग आएंगे तो अव्यवस्था होने की संभावना रहती है, सबके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो प्रशासन की कोशिश है, लेकिन प्रशासन ने सबकी तैयारी करके रखी है। और ये जो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है ये कोई हमारे बैंक्ड विजुअल हैं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रही हूँ, ये सारे वो विजुअल है, ये आज की तस्वीरें हैं। लोग लगातार वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं, कई पहुंच चुके हैं और कई अभी भी रास्ते में हैं जो वहां पर आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, महाकुंभ के समय हमने तस्वीरें देखी थी कि जितनी महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ थी, उतनी ही भीड़ राम पथ पर दिखाई दे रही थी। हमने देखा किस तरीके से वहां अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। देखिए, अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद एक सप्ताह बाद हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हैं, हालांकि मैं बार बार कहता हूं भारत में कोई सेकुलरिज्म नहीं है, फ्रॉड सेकुलरिज्म चलता है। नहीं, आप अपना फेवरेट शब्द बोलिए ना, सो कॉल्ड क्यों बोले, स्यूडो बोलिए, स्यूडो सेकुलर। नहीं, मैं फ्रॉड सेकुलर बोलता हूं, स्यूडो नहीं बोलता हूं, फ्रॉड सेकुलर बोलता हूं, क्योंकि जानते बूझते सब कुछ हो उसी तरह से, वो कोई आवरण भी नहीं खोजते। लेकिन वो क्या कहते थे, ये ज्वार है कुछ दिनों का, अभी लोग आ रहे हैं फिर सब भूल जाएंगे, अयोध्या वीरान हो जाएगी, कोई जाने वाला नहीं मिलेगा। जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो एक साथ एयरलाइंस कंपनियों ने कई जगह से हवाई जहाज की उड़ानें शुरू की, उसमें से कुछ एक जगहों की उड़ानें बंद की। जाहिर है कंपनी तो जिस रूट पर जितना पैसा आएगा तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर, और उस पूरे गिरोह ही मैं कहूंगा, मानसिकता गिरोह की ही है, उसने क्या कहा, देखो अयोध्या मंदिर अब कोई जा ही नहीं रहा है, अब खाली हो गया, एक दो फोटो डाल दी, देखो वीरान हो गया अयोध्या, और वो सोशल मीडिया पर चलाया जाने लगा। कमाल की बात यह कि उनमें से किसी ने अयोध्या में एक किसी व्यक्ति से पूछने की कोशिश नहीं की कि भैया है क्या हाल, जरा बता दो। किसी से पूछ लिया होता, ये खूब चलाएगा। जब उसके बाद वहां भीड़ जाने लगी तो वही लोग कहने लगे कि देखो इंतजाम नहीं हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे अखिलेश यादव महाकुंभ के समय कह रहे थे ट्रेनें खाली, बस खाली, कहीं कोई जा ही नहीं रहा, इतने लोग कहां से, करोड़ों लोग। और जब गए तो कहे अरे प्रशासन तो कह रहा था हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की थी, क्यों नहीं कर पाए। तो ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर फ्रॉड हो रहा था, उसको भी इन अवसरों पर हम देखते हैं। राम पथ पर नहीं, पूरी अयोध्या में लोग इस वक्त भरे पड़े हैं, और चूंकि हर कोई उसको लगता है कि ऐसे प्रमुख अवसर हैं तो वहां मुझे होना चाहिए, वहां हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। कोई इस बार होता है, कोई अगली बार होता है, लेकिन यह भी सामान्य बात नहीं है कि आज देश के शीर्ष ऐसे मंदिरों में जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है उसमें अयोध्या शामिल हो गया है। वरना वैष्णो देवी, तिरुपति, ये वो मंदिर थे जो सबसे ज्यादा लोग जाया करते थे। अब अयोध्या ने उस जगह पर एक, जिसको कहे ना कि सबसे अधिक लोगों को लगता है कि वो अयोध्या एक बार तो अपने जीवन में हिंदू जो होगा वो तो पहुंचना चाहता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे आरती जी की, इकोनॉमी क्या है मंदिर की, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, आप अस्पताल बनाए, पार्क बनाए, लाइब्रेरी बनाए, उससे क्या हो जाएगा। ये जो आप मंदिर बना रहे हैं, आज मंदिर की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, मंदिर के आसपास जो विक्रेता है उनकी क्या आय नहीं बढ़ी है, क्या उनकी चीजें नहीं बिक रही हैं, क्या उनका रोजगार नहीं बढ़ रहा है। मीनाक्षी, भारत जो है बहुत रिलीजियस सोसाइटी है, ये आज की बात नहीं है, हमारी हज़ारों साल की जो इतिहास है वो ये है कि रिलीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, और उसकी वजह से रिलीजियस टूरिज़्म जो है वो सबसे बड़ा टूरिज़्म पूरे देश में है। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, अगर आप जितने भी बड़े मंदिर हैं, वो अमरनाथ लीजिए या मीनाक्षी टेम्पल लीजिए या रामेश्वरम लीजिए, कोई भी मंदिर अगर आप देखें तो लोग भर भर के जाते। वो जो 4 धाम वाली जो हमारी प्रथा है
उसको लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, और इसलिए रिलीजियस टूरिज्म बाकी टूरिज्म के कंपैरिजन में, इनफैक्ट इंडिया का जो अगर आप देखें फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी डेवलपमेंट टूरिज्म खास टूरिज्म सेक्टर में जो है वो बहुत कमज़ोर रही है। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे कहीं पे भी एक बहुत भव्य मंदिर बनेगा तो लोग जाएंगे, और उसकी वजह से लाखों लोगों को की नौकरियां, लाखों लोगों के पास खाने के लिए खाना, और जो हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुई है कुछ ही सालों में, मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले की अगर देखा जाए तो हमने काफी चेंज अयोध्या में ऑलरेडी देखा, और आने वाले समय में कहीं पे भी आप देखिए, जिस शहर में, जिस विलेज में कोई भव्य मंदिर है, वहां की इकोनॉमी चेंज होती है।